हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका 7th चैप्टर है नेशनलिज्म, ये इसकी न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और इजी एक्सप्लेनेशन आपको करवाने वाला हूं, फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लेना, यूज़र नेम आपके सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लास 11 ESP ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है नेशनलिज्म। देखो, आपने एक वर्ड सुना है देशभक्ति, यानी कि अपने देश के प्रति एक अच्छी जो एक फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम लॉयल्टी वाली, प्राइड वाली, है ना। उसी को ही इंग्लिश में आप समझ लो नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म इज व्हेन पीपल फील स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी एंड प्राइड फॉर देयर नेशन। अपने कंट्री के लिए जब आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और मतलब जब आपका नेशन हो, आपकी खुद की गवर्नमेंट हो, ये नहीं कोई बाहर का बंदा आपकी ऊपर आके रूल कर रहा है और आप उस पर खुश हो रहे हो, नहीं, आप खुद अपने आप पे रूल करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया पे क्या है ना, 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, तो आप उसमें थोड़ी ना लॉयल और प्राइड फील करोगे, मतलब प्राइड वाली फीलिंग आएगी। लेकिन नेशनलिज्म में आपका जब अपना खुद का देश होगा तो आपको ये फीलिंग आती है। फिर है हाउ नेशनलिज्म चेंज्ड द वर्ल्ड। नेशनलिज्म की फीलिंग से दुनिया में क्या चेंजेस आए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पहले टुकड़ों में बटी हुई थी, नेशनलिज्म की वजह से वो यूनिफाई हुई। जैसे फॉर एग्जांपल इन द 19th सेंचुरी स्मॉल किंगडम्स इन यूरोप के अंदर ना छोटे छोटे किंगडम थे, वो अब किंगडम सारे मिलकर एक बड़ा एक पूरा नेशन बनाने लगे। जैसे कि जर्मनी है और इटली है, ये दोनों जो देश हैं आज जो आप देखते हो, ये एक टाइम पे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लैटिन अमेरिका में भी था, मींस जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे क्या है, कंट्रीज मतलब ऐसे अलग अलग थी। और उसी तरीके मतलब वहाँ पे फिर छोटे छोटे किंगडम थे, फिर वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस सबकी अलग थी। तो इस तरीके से वहाँ पे अलग अलग देश बनाए गए। ठीक है, इस तरीके से आप मान के चलिए। फिर है ब्रेकिंग अप ऑफ बिग एम्पायर्स। फिर क्या हुआ, नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे ऐसे थे, बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो कि एकदम ख़त्म हो गए। जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, बहुत सारे कॉलोनियल एम्पायर्स थे, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज़ कॉलोनीज थी, वो सब ख़त्म हो गए एक टाइम पे। ठीक है, जब लोगों के अंदर अपने नेशन के लिए वो फीलिंग आई। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, एकदम आप ये समझ लो कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे। फिर क्या है, टू टाइप्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। होता क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट जब भी चलेंगी या जब आपके देश के लिए आप वो फीलिंग लाओगे, या तो वो होगा यूनिफाइंग नेशनलिज्म, आप चाहोगे सभी ग्रुप्स जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो सब एक होकर एक कंट्री बनाएं। फॉर एग्जांपल अरब नेशनलिज्म, यानी कि जो कि ये एम करता है कि सारे जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो सब एक हो जाएं, तो ये तो है अरब नेशनलिज्म। फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेपरेटिस्ट होते हैं, ठीक है, सेपरेटिस्ट होते हैं और वो चाहते हैं सेपरेट करना, वो यूनिफाई करने में विश्वास नहीं रखते। जैसे क्यूबेक्स इन कनाडा, बास्क इन स्पेन, कुर्द इन तुर्की एंड इराक एंड तमिल इन श्रीलंका। ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो चाहती हैं इन देशों में अलग कंट्री बनाएं अपने लिए। ठीक है, जैसे कि ये दूसरा टाइप है, इसको कहते हैं सेपरेटिस्ट। ठीक है, सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म। यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि अपनी खुद की कंट्री बनाएं, ठीक है, उस कंट्री से अलग होकर। मैंने एग्जांपल बता दिया है आपको, बास्क है, कुर्द है, तमिल्स हैं। फिर है नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज। नेशन कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है जो आप देख पाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिवर को, माउंटेन को देख पाते हो, बट नेशन ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है। ये नेशन जो है कम्युनिटी है जहाँ पे सभी लोग जिनका कुछ कॉमन बिलीफ है, एक एस्पिरेशंस है, इमेजिनेशंस है। ठीक है, तो वो एक मतलब इमेजिनेशन वाली एक कम्युनिटी है। पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व एज अ पार्ट ऑफ नेशन। आप सभी अपने आप को इस नेशन का, जहाँ जैसे आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया का पार्ट मानते हो, विच गिव्स देम अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जो कि इंडियन आपको कोई भी कहता है तो ये आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आप कहीं बाहर किसी अदर कंट्री में जाते हो तो आप खुद को इंडियन बताते हो, दिल्ली वाला या नोएडा वाला या फिर गुरुग्राम वाला नहीं बताते। व्हाट मेक्स अ नेशन। नेशन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी लोग वहाँ रह रहे होंगे उनके बिलीफ्स सेम हो, क्योंकि नेशंस एग्जिस्ट बिकॉज पीपल बिलीव इन देयर यूनिटी। जब आपको अपनी यूनिटी पे विश्वास होगा तभी आप साथ रह पाओगे। अ नेशन इज लाइक अ टीम, यानी कि एक टीम है नेशन, जहाँ पे जितने भी मेंबर हैं वो सभी सेम तरीके से सोचते हो। विदाउट दिस बिलीफ, अगर ये बिलीफ नहीं है तो आप सिर्फ इंडिविजुअल हो, आप एक नेशन नहीं कहलाओगे। फिर अ शेयर्ड हिस्ट्री। अगर आप सभी लोगों की एक कॉमन हिस्ट्री है
तो आपको ज़्यादा वो चांसेस है कि आपकी फीलिंग आएगी देश के लिए। जैसे कि आप सब इंडियन हो तो हम सबकी हिस्ट्री सेम रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी हिस्ट्री जर्मनी से जुड़ी हुई है या किसी और इंडियन की हिस्ट्री ब्रिटेन से जुड़ी हुई है या किसी की अमेरिका से जुड़ी हुई है। नो, आप इंडिया में रहते हो, आप सभी की हिस्ट्री इंडिया से जुड़ी हुई है। तो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए। फिर एक कनेक्शन टू अ टेरिटरी। अब आप अगर किसी जगह पर रहते हो तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है उस जगह से, जिसको आप होमलैंड या अपनी मातृभूमि मदरलैंड भी कहते हो। तो होता क्या है, इस टेरिटरी की आपके लिए एक स्पेशल मीनिंग होती है, ठीक है, और आप अपने आप को वहाँ से कनेक्टेड महसूस करते हो, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल के लिए, जो ज्यूज हैं, जो जेविश लोग हैं, वो पैलेस्टीन को अपना प्रॉमिस लैंड मानते हैं, यानी कि वो अपना मानते हैं उसको कि भाई ये जगह हमारी है। और इंडियंस भी अपने इंडिया में जितने भी रिवर है, माउंटेन है, बाकी की जगहें हैं, उन सबको बहुत स्पेशल मानते हैं अपने लिए और उन सब से वो कनेक्टेड हैं। जितने भी हम नदियों से हैं या पहाड़ों से हम कनेक्टेड हैं। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। अक्सर नेशन बनाने के लिए वहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी एक पॉलिटिकल आइडियल को फॉलो करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, सेकुलरिज्म हो, फ्रीडम हो, ठीक है। ऐसा नहीं है एक देश में ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हों। सो मेंबर्स एग्री ऑन दीज प्रिंसिपल्स विच डिफाइन देयर आइडेंटिटी एज अ नेशन। जो भी इसमें से कोई एक प्रिंसिपल होगा उस पर सभी देश के लोग एग्री करते होंगे। सो इन डेमोक्रेसीज लॉयल्टी टू दीज शेयर्ड वैल्यूज स्ट्रेंथन द नेशन। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो अगर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को लेकर लोग लॉयल रहेंगे तो उतना ही नेशन मजबूत बनता है। कल्चरल वर्सेस पॉलिटिकल आइडेंटिटी। होता क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि एक नेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसका कल्चर एक जैसा हो, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के लोग, ताकि एक दूसरे से जुड़ पाएं। जब लोग जुड़ेंगे जब ही नेशन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम्स विद कल्चरल आइडेंटिटी। अब हमेशा जरूरी नहीं सबका कल्चर एक जैसा हो, क्योंकि कहीं पर डाइवर्सिटी भी होती है। सेम ग्रुप में हो सकता है लोग जो है कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हो, कोई अलग कल्चर फॉलो करता हो। तो अगर आप एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज का ज़्यादा फोर्स करोगे, बाकियों को आप एक्सक्लूड कर दोगे, तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है, इक्वालिटी और फ्रीडम के अगेंस्ट है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है इसमें। सॉल्यूशन ये है, आप कल्चर और वो सब चीज़ों को ना देखो, आप ये देखो कि पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या है। अगर पॉलिटिकल वैल्यूज़ एक जैसी हैं, सभी की सभी लोग मानते हैं डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, तो वो नेशन बनता है। भाषा के आधार पर और रिलीजन के आधार पर नेशन नहीं बनता। व्हाट इज़ अ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है यानी कि हर देश का एक राइट है जहाँ पे लोग रहते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक आइडेंटिटी सेम है, मीन्स हम सब इंडियन हैं, कि हम अपने आप को खुद गवर्न करेंगे, अपना डिसाइड हम खुद करेंगे फ्यूचर, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक नेशन क्या चाहता है, नेशंस वांट टू मैनेज देयर ओन पॉलिटिकल अफेयर्स। हर देश चाहता है हम अपने पॉलिटिकल अफेयर्स को खुद मैनेज करें। रिकॉग्नाइजेशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय द वर्ल्ड। दुनिया में हम सभी को, मतलब जितने भी दुनिया में सभी जो देश हैं वो हमको रिकॉग्नाइज करें एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर नेशन। और प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, और वो चाहते हैं कि उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशंस की प्रोटेक्शन हो। फिर है व्हेन डिड दिस आइडिया स्टार्ट। ये आइडिया कब शुरू हुआ था, तो 19th सेंचुरी में एक लाइन थी, वन कल्चर वन स्टेट, यानी कि एक कल्चर के रहने वाले लोगों का अलग एक स्टेट होना चाहिए। ये बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। इसका मतलब था ईच नेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रिलीजन और एथनिसिटी। यही कल्चर की चीज़ें होती हैं कि भाई इसी पे ही बेस्ड होना चाहिए। कोई भी देश बनेगा तो उसका वो लैंग्वेज और रिलीजन और एथनिसिटी जैसी होगी, वो उसका अपना अलग एक देश बनाया जाएगा। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्या, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस आइडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। हुआ क्या, ये इसी के बेसिस पर जो है, जैसे कि जर्मनी में जर्मन लोग बोलते हैं तो वो जर्मनी बन गया, इटली में इटालियन, वो इटालियन कल्चर वाला अलग बन गया। तो इस तरीके से ये भी फॉलो हुआ। लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। अब इतने बड़े एरिया में कुछ 10-20% लोग होंगे जो उस कल्चर से कनेक्शन नहीं बना पाए होंगे, तो उनको फोर्स किया गया अपने घर छोड़ के कहीं और जाओ जहाँ पे आपके कल्चर के लोग रहते हैं। वायलेंस बहुत हुई, बहुत लोग जब इधर से उधर जा रहे थे तो कम्युनल फाइट हो गई अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। इवन माइनॉरिटीज़ को बहुत प्रॉब्लम हुई। जब नया स्टेट बना वहाँ पर कुछ लोग 5-10% तो ऐसे भी होंगे जो उस कल्चर के नहीं होंगे, तो वो वहाँ माइनॉरिटी की तरह अगर रह भी रहे थे तो उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो ये बहुत गलत बात है कि वन कल्चर और वन नेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन वन एरिया फॉर जनरेशन। मान लो ये जगह है, आप यहाँ पे कई जनरेशन से रह रहे हो और आपको बोल दिया चलो भाई अभी यहाँ से चले जाओ आप कहीं और, क्योंकि यहाँ के जो बाकी लोगों का जो कल्चर है, जो मेजोरिटी का, वो आपसे मैच नहीं खा रहा, तो आप जाओ। तो ये तो गलत बात है ना। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कॉलोनीज। अब होता क्या है,
मतलब जो कॉलोनीज थी, यानी कि जो यूरोपियन लोगों ने जिन देशों को कंट्रोल में रखा हुआ था वो कॉलोनीज कहलाते थे। सो ये एशिया और अफ्रीका में थे। तो वो लोग भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगे यूरोपियन रूलर्स से। जैसे इंडिया के अंदर आप देख लो नेशनल मूवमेंट है। तो ये जो लिबरेशन मूवमेंट्स चली, जो नेशनल मूवमेंट्स चले, जैसे गांधी जी का था, या इनका मेन मकसद था फ्रीडम लेना और अपने लोग जो है वो अच्छे से जीवन जिए डिग्निटी के साथ, उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे और जस्टिस हो सभी के साथ, सभी को प्रोस्पेरिटी मिले। ठीक है। फिर है करंट चैलेंजेस। आज की डेट में कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी, जैसे कि आज भी बहुत सी माइनॉरिटीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ में रहती हैं जो कि चाहती हैं उनका अपना खुद का एक देश मिले उनको। जैसे कुर्द लोग हैं ना, तुर्की, इराक और सीरिया के, वो चाहते हैं कि हमें अपने अलग देश को बना के दो, एक अलग देश दो हमें हमारे कल्चर का। तमिल लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका में ज़्यादातर लोग ना सिंगलीज हैं और वहाँ पे तमिल लोग बाहर से आए हैं इंडिया से। वो कहते हैं कि हमें श्रीलंका में कुछ पार्ट हमारा अपना अलग देश बना के दो। ऐसे ही बास्क लोग हैं जो स्पेन के अंदर रहते हैं, वो कहते हैं हमें अपना अलग बना के दो। तो ये आज भी चैलेंजेस हैं। तो बहुत इजी नहीं होता यार कि आप कोई भी आएगा और वो बोलेगा देश बना दो, तो ऐसा नहीं बनता। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ सेपरेट स्टेट फॉर एवरी ग्रुप। हर ग्रुप के लिए थोड़ी ना आप अलग देश बना दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेट्स भी होंगे तो वो बिल्कुल भी मतलब स्ट्रांग नहीं होंगे, वो वीक होंगे पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। तो ये बातें हैं। हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो भाई सिंपल सी बात है, जिस भी देश में वो लोग रहते हैं ना, एग्जिस्टिंग जो भी उनका नेशन या स्टेट है उसको ही अच्छा बना दो, और अच्छा उसको डेमोक्रेटिक बना दो, और थोड़ा वो फेयर तरीके से काम करे, सभी को अच्छे से ट्रीट करे, सभी सिटीजन्स को इक्वली। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सभी लोग साथ रहें पार्टनर की तरह। पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कैन लिव टुगेदर पीसफुली। आप सभी साथ रह सकते हो पीसफुली अगर उनके आप राइट्स की रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के, तो भाई एक देश में भी रहा जा सकता है। सो व्हाट इज प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे इट मीन्स अलाउिंग डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स टू लिव टुगेदर, यानी कि जो अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं वो साथ में रह सकते हैं इन द सेम कंट्री। सो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट भी करती हैं, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई पूरी प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या कल्चरल माइनॉरिटी हो, हर तरीके के लोगों को वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ को, जैसे इंडिया में भी दिया जाता है। ठीक है। सो वाई प्लूरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, सभी को एक साथ रहना, क्योंकि इससे इक्वालिटी आती है और सभी की आइडेंटिटी और सभी का कल्चर जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, और सभी की एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है। भाई हाँ, एक ही देश में अलग अलग लोग रह रहे हैं बट उनका जो उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी है वो एक ही है। तो हर ग्रुप को ये फील भी होता है कि हाँ भाई हमारी भी वैल्यू हो रही है, हम सब बराबर हैं। ठीक है। बैलेंसिंग आइडेंटिटी एंड यूनिटी, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब इसको समझते हैं। देखो, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। पीपल हैव मैनी आइडेंटिटीज़, रिलीजियस, लैंग्वेज, रीजन। आप रीजन से जाने जाते हो, आप अपने रिलीजन से जाने जाते हो, लैंग्वेज से, जेंडर से। सो दे शुड फील फ्री टू एक्सप्रेस ऑल दिस आइडेंटिटी। आपकी जो भी आइडेंटिटी है आप खुल के बताओ। ठीक है। आपको कोई स्पेशल कंसेशन नहीं चाहिए होगा एक आइडेंटिटी के लिए कि आप भाई सिर्फ इस चीज़ को अच्छे से फेयर ट्रीट करो, बाकी को नहीं। आप जो भी आपकी आइडेंटिटी है, आप जो लैंग्वेज बोलते हो, जिस रिलीजन से आते हो, जिस रीजन से आते हो, आप खुल के बताओ। ठीक है। और अवॉइडिंग डिवीज़न, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिटी इज़ गुड, यानी कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत अच्छी बात है, बट इट शुड नॉट लेड टू वायलेंस और सेपरेशन। बट ये आइडेंटिटी को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और डेमोक्रेटिक स्टेट, जो भी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है वो एकदम वो लोगों को एक जोड़ कर रखे, उनके जो भी डिफरेंसेस हों लेकिन यूनिटी, ठीक है, इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।